मैसेज आया कि हमारा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं है, हमने तो लास्ट में क्लास ली थी, मतलब ये सब रीजंस आप मतलब बच्चों ने ही दिया था, तो आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ था, कंडक्ट नहीं करवाया था हमने। बट इस बैच में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो काफी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो उनका टेस्ट हुआ था। तो अब मैंने यहाँ पे पेपर डिस्कशन लिखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि मैम हमने तो टेस्ट नहीं दिया था एंड आप जो है पेपर डिस्कशन करा रहे हो। तो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे। आई नो वो आपका टेस्ट नहीं हुआ था, बट यस केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री का ही तो है क्वेश्चन, तो आप लोग वो क्वेश्चन देखेंगे एंड देखेंगे कि सोल्व कैसे करना है। तो शिखा, मिसबा आ गई क्या? मिसबा, मिसबा आ गई क्या बेटा? हाँ, तो अभी शिखा और मिसबा यहीं पे यहाँ पे ज्वाइन है। तो तुम दोनों का स्कोर सही है, मैंने देखा था स्कोर में, उसको मेंटेन रखो एंड थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करो केमिस्ट्री में। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे पूरे पेपर में, वैसे तो अगर मैंने एनालिसिस करूं पेपर का जो तुम लोगों का संडे में आया था, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे। हो सकता है कि वो आप लोगों ने छोड़ दी हो, अगर छोड़ दी हो तो ही सही है, बिकॉज अगर वो करते तो मोस्ट देयर आर हाई चांसेस कि वो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, तो मैंने वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन ही जो है, कुछ 3-4 हैं, 3 ही आई गेस, वो डिस्कस कर लूंगी। बट स्टिल अगर कोई और भी आप लोगों को इश्यू है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। और जो बाकी बच्चे जिनका टेस्ट नहीं था, वो उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है मुझसे, या कुछ लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, तो वो आप देख लेना कि हाँ इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी फेस हुई थी। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? देन फिर हम आगे चलेंगे, आरएनएस इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे, कैटलिस्ट वाला पोर्शन कंटिन्यू करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब अपना जो टाइम है वो चेंज हो गया है, अब आप लोगों की 1.5 आवर की क्लास नहीं है, 1 आवर 15 मिनट्स की क्लास है। बट जो स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट ईयर से जानते हैं उनको पता है खुशबू मैम थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है 5 to 10 मिनट्स का, बिकॉज आधा घंटे का गैप है तुम लोगों का बीच में, चलेगा ना? चलो ठीक है, तो ठीक है, तो अराउंड 20 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं। बेटा मैं एक चीज ना आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहती हूँ, जितना मैं चीजों को समझ पा रही हूँ देख के। तो सबसे पहली चीज, तो जो बच्चे रेगुलर नहीं है, अपने मन मर्जी के बच्चे हैं, जो 2 दिन में एक बार क्लास लगाते हैं या अल्टरनेट डेज पे आते हैं, जो नहीं आते हैं, तो बेटा आना है तो रेगुलर आओ, वरना ना आओ, परमानेंट बंद कर दो। ठीक है, ठीक है, परमानेंट ही बंद कर दो। क्योंकि बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जो क्लास ले लेना चाहते हैं, बट उनको नहीं मिल रहा, रीजन कि हमें जो है इतने स्टूडेंट्स क्लास में चाहिए। और अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड है क्लास लगाने में, आप प्लीज बता दीजिए मुझे या हिमांशु सर को, हम मत आओ, है ना? क्योंकि आप लोगों को पता है, जो आप लोग क्लास में आए उससे पहले आप लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, प्रॉपर सिलेक्शन काउंसलिंग हुई है, आप लोगों का टेस्ट हुआ है, उसके बाद ही आप लोग क्लासेस में आए हैं, है ना? बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया था, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तभी आप यहाँ पे हैं। बट अगर आप नहीं क्लासेस अटेंड करते हैं, तो और भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद नहीं मिल पा रहा है क्लास में आने को, तो उन बच्चों को फिर मौका मिलेगा। तो अगर आपको लगता है क्लास लगानी है तो प्लीज बी रेगुलर, और अगर क्लास में आप रेगुलर हो तो आपको अपने टीचर्स की बातें सुननी पड़ेगी, इफ यू रियली serious about your NEET preparation. If you are not serious about your NEET preparation, तो do whatever you want to. ठीक है, जो करना है वो करो, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर क्लास में आ रहे हो, मन बना लिया है पढ़ने का, तो फिर आपको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कुछ बच्चे जैसे टेस्ट में भी बहुत अच्छा करते हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस की है इतने सालों में, कि अगर जो बच्चा टीचर कंटेंट डिलीवर कर रहा है क्लास में, फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर वो स्टूडेंट क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर वो क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज कर रहा है, ऐसा नहीं ऊपर से ये पन्ना ऐसा पलटा, ये पन्ना ऐसा पलटा, ऐसे वाला पढ़ना नहीं, बहुत ही अच्छे से क्लास नोट्स को रिवाइज कर रहा है, एंड क्लास में जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है उसको दोबारा घर पे प्रैक्टिस कर रहा है, साथ ही साथ अगर वो डीपीपी लगा रहा है जो टीचर दे रहा है, या कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स टीचर दे रहा है, अगर वो कर रहा है, तो बेटा उसका स्कोर अच्छा ही आ रहा है।
उसका स्कोर अच्छा ही आ रहा है। एंड मैं यहाँ पे बोलूंगी, अभी तक आप लोगों का टेस्ट नहीं हो, बट यस मिसबा एंड शिखा यहाँ पे है। तनिष्क तुम हो क्या क्लास में, आया है क्या तनिष्क? नहीं तनिष्क। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। हाँ तनिष्क नहीं आया है, तो शिखा एंड मिसबा बहुत टाइम से टेस्ट दे रहे हैं एंड इनका स्कोर में, मतलब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, स्कोर काफी अच्छा कर रहे हैं। पहले इनका भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता था, बट अभी इन्होंने भी यही बात जो है मेरी मानी है कि ये वाली सारी चीजें फॉलो करनी है। अगर ये भी फॉलो नहीं करेंगे इनका भी स्कोर नहीं आएगा, बट दे बोथ आर फॉलो। ठीक है, क्लास नोट्स में करवाए गए क्वेश्चंस दोबारा लगा रहे हैं, डीपीपी लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स लगा रहे हैं, इनको टाइम मिलता है मॉड्यूल लगाते हैं, तो जिसकी वजह से इनका स्कोर अच्छा आ रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैम हमारा भी स्कोर अच्छा है, तो बेटा ये चीजें मेरी फॉलो करनी पड़ेंगी, वरना आप एक्सक्यूज नहीं देंगे कि मैम ये हो गया था, वो हो गया था, फलाना हो गया था, वो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर लेट से मान लिया आपने मेहनत करने पे भी स्कोर कम आया, तो वो जो स्कोर आपका आता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो गलत होते ही है ना। ऐसा तो नहीं है ना आपने अवंती में एक भी टेस्ट नहीं दिया, जो बच्चे अभी हैं पिछले साल मेरे साथ थे या एचपी वाली टीम में थे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो गलत होते ही हैं जब आप अटेम्प्ट करते हो। तो अगर जो अपनी गलतियों से सीखता है ना, उसको बोलते हैं मिस्टेक्स एनालिसिस। अगर वो अपनी मिस्टेक्स एनालिसिस कर रहा है ना ढंग से, जो आपके टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड आता है मंडे में, उसको बैठ के 1.5 घंटा लगा के उसको बिल्कुल अंदर तक खुरेद के नहीं निकाल लेता कि मैंने क्या गलती की, क्या मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था, क्या मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत की, क्या मेरे को कंसेप्ट नहीं आता था, क्या मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ये सब सारी चीजें अगर आप लोग एनालिसिस कर लेते हो, तो आपका आने वाले टाइम में स्कोर में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ड्रास्टिकली चेंज नहीं आएगा। अगर कोई सोच रहा है कि वो 50 नंबर ला रहा है 160 में से, तो अगले ही टेस्ट में वो 100 पे जंप कर जाएगा, ये चांसेस थोड़े से कम है। पहले अगर अच्छे से अपना पढ़ाई करते हो, जो चीजें मैं बोलूँ फॉलो करते हो, तो हो सकता है 60 बढ़े, 65 70 ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों के 10 नंबर भी बढ़ रहे हैं, 5 नंबर भी बढ़ रहे हैं, तो आपको मोटिवेट करना है खुद को, यस वी आर इम्प्रूविंग एंड वी विल इम्प्रूव अच्छा खासा मार्क्स वन डे, ऐसा। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, पूरे साल ध्यान में रखनी है। देखो क्लास में मैं गाइड करती हूँ आपको, मैं हमेशा बोलती हूँ टीचर का रोल बहुत कम होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, मेन रोल आपका होता है, मेहनत आपकी होती है, सिलेक्शन भी आपकी वजह से होता है। जो दिल्ली में बच्चे आए थे उन्होंने स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, तो सिलेक्शन आप लोगों की वजह से होगा, आप लोगों की मेहनत की वजह से होगा। टीचर यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है, आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा है, बस। एंड आप लोगों की बातें, आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशन बताता है। बाकी मेहनत आपकी है बेटा। अगर आप ये सारी चीज कर लोगे, आई प्रॉमिस यू, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी कि आप केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180 160 प्लस जाएंगे ही जाएंगे। आपने देखा होगा वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स आए हुए थे जिनके 150 प्लस 160 प्लस थे। ठीक है, आते हैं बच्चों के, आगे भी आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना ऐसे बैठे बैठे नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेहनत चालू कर दो मेरा बेटा, जरूर इम्प्रूव करोगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं पेपर डिस्कशन कर लेती हूँ, मतलब 3-4 क्वेश्चन है वो सारे बच्चे देखेंगे कि क्या आप लोग कर पा रहे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन और कैटलिस्ट पढ़ेंगे। और बेटा जो लोग टेस्ट नहीं दे पाते हैं, कभी है कि आप लोगों ने कोशिश की है, जो आप लोगों की शीट अपडेटेड की हुई है मैंने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, वहां पे आपको अब तक के सारे टेस्ट अवंती में जो भी हुए हैं वो सारे मिल जाते हैं। आप लोगों ने कभी देखा, उसको खोल के देखा करो, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप लोगों का मन करेगा चलो करके देख लेते हैं ना। ठीक है, आप लोगों के पास सब कुछ है उसमें, बस वही चीज है टाइम निकालना। देखो एक ये क्वेश्चन आया था पेपर में, शिखा मिसबा है आई गेस क्लास में, तो उनको पता होगा, बाकी बच्चे सिर्फ देख लेंगे। ये वाला एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में, जो कि क्या बोल रहा है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन जो आपका 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना मेरा बेटा, वहां से आया है, ठीक है। जो आपका इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है क्लास 11th में, और जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, दोनों के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं पेपर में, तो ये वहीं से क्वेश्चन आया था। मैम आपने तो नहीं करवाया ऐसा क्वेश्चन? यस, मैंने नहीं करवाया। रीजन, क्योंकि मेरे को ये था आप लोगों ने 11th का इक्विलिब्रियम नहीं करा। बट यस, ये आ गया था, इट्स ओके, आप छोड़ के आ जाते, स्किप करने आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं मैम हम तो करेंगे, कैसे करोगे? पढ़ा हुआ है तो करो, नहीं पढ़ा हुआ तो मत करो। जैसे देखो अब मैं I did the wrong. यस 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 मिसबा, Ma'am, यू I डिड। did the wrong. हाँ, ये तुमने रॉन्ग किया था, राइट। और ये करना ही नहीं था मिसबा बेटा अपने को, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. when you are sure na, when you are sure 82 or 90%, yes, ये this is something I can do it, then only you have to attempt that question, otherwise skip that question, ठीक है मिसबा? Yes, चलो, ma'am. ओके। हाँ, देखो क्या पूछा हुआ, अब मैं बता देती हूँ। अब आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, एंड जो बच्चे दूसरे मतलब जिनका टेस्ट नहीं हुआ था, आप लोग भी ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिख लेना, ठीक है जी? क्लियर है सभी को? 27 स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ज्वाइन करे हैं, ठीक है मेरा बेटा? यस सर। Yes, ma'am. ओके, प्रियांशी आ गई है, ओके ठीक है, चलो। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट इज इतना। कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा होता है, यस और नो? यस मैम। कंडक्टिविटी इज कापा। अगर मान लो नहीं पता चल रहा है कापा है, तो यूनिट देखो, यूनिट किसकी है? ये कापा की यूनिट है। यस मैम, ये गिवन थी, सबको बोल रही हूँ, ये गिवन थी। अच्छा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट क्या होता है? कौन बताएगा? जिन्होंने 11th में मेरे से क्लासेस लिया उनको तो मालूम होना चाहिए क्या होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, जल्दी से बोलो, बोलो बोलो, क्या होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट? अब ये मत बोलना मैम 11th तो साफ हो गई हमारी, तुम लोग 3 बार रिवाइज करके आए हो 11th, जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे 11th में। बताओ क्या होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट? अरे जो पानी में पूरा डिजोल्व नहीं होता है ना, वो होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। वो कह रहे हैं एबी कोई सोल्ट है, आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है एबी का। तो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन, इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट घुसा दिया है। देखो, एबी आपका सोल्ट है जो कि क्या है? स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, जो कि किसमें डिसोसिएट होगा? हालांकि बहुत ज्यादा आयंस नहीं बनेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम लगाया है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं इसमें मेरा बेटा? हम ये मानते हैं क्या? हम ये मानते हैं कि अगर मान लो इसकी सोल्युबिलिटी एस है, तब तक तो ये नहीं बने होंगे। कुछ टाइम बाद जो है, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे ये कुछ सोल्यूबल हुआ होगा, तो मान लेते हैं इसकी सोल्युबिलिटी एस होगी और इसकी सोल्युबिलिटी एस होगी। तो बेटा जैसे तुम्हें याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट निकालते थे। ऐसे तुम केएसपी क्या है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? एस इंटू एस, यानी कि एस स्क्वायर। एबी क्या है आपका? सॉलिड फॉर्म में कोई सॉल्ट है तो उसका आप यूनिटी लोगे। यानी कि मेरा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एस चाहिए, अगर तुम उसका स्क्वायर कर दोगे तो तुम क्या निकाल लोगे? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लोगे। क्लियर है? अब ये सोल्युबिलिटी क्या होती है? सोल्युबिलिटी आपका ध्यान रखना मोल पर लीटर में होती है। सोल्युबिलिटी किस में निकालनी है आपको मेरा बेटा? मोल पर लीटर में निकालनी है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म ही होती है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी किस में निकाले? मोल पर लीटर में। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा बाय सी। क्या मैंने ये बताया था आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें मोलैरिटी तो नहीं है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन को मैं रिप्लेस कर दूं सोल्युबिलिटी से। अब सोल्युबिलिटी निकालनी है तो कापा बाय मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान रखना जो आपकी स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट वाले सवाल होते हैं, इसमें आपका मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली बराबर मान लेते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मुझे ये बताओ कापा कितना है? 1.85 इंटू 10⁻⁵ 7 मीटर इनवर्स। और मोलर कितना है? मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है 140 इंटू 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब मुझे चाहिए मोल पर लीटर में, क्या करूं? कौन बताएगा मुझे? मुझे मोल पर लीटर में चाहिए, व्हाट शुड आई डू? बताओ मेरे को। हाउ आई कन्वर्ट दिस इनटू मोल पर लीटर? बेटा दिमाग लगा लो,
दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे चुप बैठोगे ना तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा बेटा। हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को? साइमन से साइमन तो कैंसिल हो रहा है, मोल पर लीटर में कैसे लेके आऊं सोलिबिलिटी को? सोचो, लीटर और मीटर के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? बताया था मैंने कभी किसी टाइम में? बताओ, सब साफ। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। याद आ रहा है? हाँ जी, याद आ रहा है? Yes, ma'am. मिसबा को याद आ रहा है, और शिखा याद आ गया? 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। एंड बाकी सारे तुम लोगों को क्यों नहीं पता है? कितनी बार मैंने बताया 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। कितनी बार बोला है ये वाले कन्वर्जन को नोटबुक में लिखो, बट आप लिखते ही नहीं हो बेटा। टीचर की नहीं सुनोगे और किसकी सुनोगे? चलो अब क्या करूं, अब हो जाएगा। इसको मीटर माइनस को मैं नीचे ले आऊंगी, ये क्यूब बन जाएगा मेरा बेटा, देखना। और मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? इसको ऐसे लिख लो, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 10⁻³ लीटर। तो यहाँ पे मैं 1000 लिख दूं? जल्दी बोलो सारे बच्चे, बोलो बोलो। तो ये कितना आ जाएगा? 1.85 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 180, 140 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3, ये आ जाएगी मोल पर लीटर में। सॉल्व कर लोगे इसको? इसको सॉल्व करके तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, उसका स्क्वायर करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है? मतलब तुम्हें जो वो आप फॉर्मूला याद करते हो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा बाय सी, कापा बाय नॉर्मेलिटी। सोल्युबिलिटी पूछा होगा तो कापा बाय क्या कर दोगे मेरा बेटा? एस। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, सोल्युबिलिटी किस में होनी चाहिए? बोलो जल्दी बोलो। सोल्युबिलिटी शुड बी इन यूनिट क्या होनी चाहिए? बोलो। Mole per liter. हाँ, बोल भी नहीं रहे हो फिर। मोल पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। और मोल पर लीटर के लिए ये कन्वर्जन आपके काम में आएंगे। उसके बाद क्या करोगे? एबी सोल्ट के लिए क्या होता है? KSP S² होता है। ये आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक था इक्विलिब्रियम में, उसकी नॉलेज होनी चाहिए थी बेटा थोड़ा सा, तभी हो पाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सोलिबिलिटी की वैल्यू निकाल के यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू, ठीक है। जल्दी से मुझे थम्स अप करो, हो जाएगा। अब इसका आंसर देख लेना कितना दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है मेरा बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 73। देखो ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख पा रहे हो बेटा? ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको क्या दिया हुआ है? पढ़ना इसको एक बार, सारे बच्चे इसको रीड करेंगे, पढ़ना। आज कोई ऐसा भी स्टूडेंट है कि जिसकी फर्स्ट क्लास है? क्योंकि यहाँ मेरे को काफी बच्चे नए दिख रहे हैं। अस्मा, विजय कुमारी, है ना? आप लोगों का फर्स्ट, आप लोग सब हिमाचल से हैं? ये क्या है? रूट वियर्डो, वही नाम तो सही कर ले बेटा। अच्छा ठीक है, ओके बच्चों। तो बेसिकली अपना ना केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, उसकी 1-2 क्लासेस रह गई हैं आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक फिर जंप करेंगे। अभी ये थोड़ा पेपर डिस्कशन करा रही थी मैं, बच्चों का पेपर हुआ था, ठीक है। तो बता देती हूँ मैं क्या चल रहा है। ओके, क्या समझ में आया? शिखा, अपने को क्या दिया हुआ बेटा इसमें? क्या दिया हुआ है शिखा? मिसबा क्या दिया हुआ है? Solution की conductivity. कनेक्टिविटी क्या होता है? कापा। Yes, ma'am. मो को क्या लिख दूं? साइमन लिख दूं? हाँ पीयूष, कर सकती हूँ क्या? ये यही लिखा हुआ है। प्रियांशी, यस मैम। अंशिका, शगुन, मुस्कान, दिशा, बोलो भाई क्या Yes, ma'am. दिक्कत हो गई? सुमेला, अच्छा। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी हुई है बेटा 1.53 मो। मो, इसको मैं मो को साइमन लिख देती हूँ। साइमन
सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। आपको क्या बताना है, KSP बताना है। अब देखो ये भी क्या है, BaSO4, इधर आओ जल्दी। BaSO4 क्या है, ये भी AB टाइप का सोल्ट है मेरा बेटा। तो KSP इसका भी क्या हो जाएगा, S स्क्वायर ही हो जाएगा अगर ये SS है इनका सोलिबिलिटी तो। यानी कि इसमें भी सब वही काम करना है आपको, मोलर कंडक्टिविटी बाय कापा बाय सोलिबिलिटी। लेकिन मेरा बेटा सोलिबिलिटी किसमें आनी चाहिए, मोल पर लीटर में। तो आपको उस हिसाब से तो मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हो गया ना लोचा, क्या करोगे फिर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बाय n फैक्टर। हाँ या ना, बोलो Yes, ma'am. बेटा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लो, आई नो टफ है, बट इतने भी टफ नहीं है कि कर नहीं पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया, ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में है, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। बस थोड़ा सा नीट में कैलकुलेशन इजी आ जाती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लो यहाँ से, मोलर कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगा 1.53 इंटू एन फैक्टर। बताओ मुझे बेरियम सल्फेट का क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी एन फैक्टर ऑफ बेरियम सल्फेट। बताओ शिखा, शगुन, पीयूष, प्रियांशी, प्रियांशी, दिशा, मिसबा, पलक, अंशिका। मैम 5। 5 कहाँ से, 5 कैसे आएगा, 2 आएगा ना, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देखते हो ना, 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 3.06 हो जाएगा। अब ये सवाल क्वेश्चन हो जाएगा, कापा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 5, तो बेटा एक बार पढ़ लेना बेटा वो चैप्टर ना। ओके, इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी कितना है, निकाल लिया मैंने 3.06 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगी। अब देखो, अब तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब है उसको लीटर में चेंज करना है, कर लोगे। 1 लीटर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 10⁻³ लीटर। तो यहाँ से तुम्हारी सोलिबिलिटी आ जाएगी मोल पर लीटर में, और तुम्हें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है जी, यस Yes, मैम। ma'am. अब इसको तुम सोल्व करोगे ना 10⁻³ आएगा, और अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻6 आएगा। लेकिन अगर तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। ये ऑप्शन देखो 4 इंटू 10⁻⁻6, तो तुम्हें इसको मार्क करके आना है। अब मैम यहाँ पे 4 क्यों लिखा हुआ है, 4 इसलिए लिखा हुआ है बेटा क्योंकि इन्होंने पता क्या किया हुआ है, इन्होंने ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लेके ही सोल्व किया हुआ है। मतलब इन्होंने इसको मोलर कंडक्टिविटी में चेंज नहीं किया, डायरेक्ट इसको यही वैल्यू लेके सोल्व किया। इस वजह से इनका जो आंसर की में है वो सी ऑप्शन दिया हुआ है, बट लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला लगेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, एक ये वाला क्वेश्चन था, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम को मिला के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 11th एक दिन में कर लोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर आप एक दिन में कर लोगे, आप धीरे धीरे करना, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि आपका 11th जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ चीजें अभी है करने की। हाँ स्किप, हाँ तुम्हें स्किप ही करना था, है ना, क्या नाम है मिसबा, शिखा तुमने भी स्किप किया था ये, यस मैम। हाँ स्किप ही करना था भाई। ठीक है, चलो अब मैं समझा देती हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ KW। पहली बात तो KW क्या होता है, किसी को मालूम है कुछ, आयनिक इक्विलिब्रियम कभी पढ़ा हो तो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस और इनटू OH नेगेटिव। ठीक है, ये होता है KW। ठीक है जी, अच्छा आप लोगों को क्या बोले, स्टैंडर्ड हाफ रिएक्शन पोटेंशियल 0 दिया हुआ है, आपको पता ही है। क्या पता है मेरा बेटा, कि जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, फिर चाहे आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हो या रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0 होता है। इस रिएक्शन के लिए उन्होंने आपको दिया हुआ है -0.591, आपको KW चाहिए, आपको मेरा बेटा KW चाहिए। और जो रिएक्शन होती है वो किस पे होती है, इज दैट इक्विलिब्रियम। मतलब ई सेल क्या होता है मेरा बेटा, 0 होता है। ठीक है, अच्छा लिखना एक बार, तो कैसे करोगे मेरा बेटा, देखो H2 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन दी हुई है, लिख लो इसको, लिख दिया,
इसके लिए कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.591 वोल्ट और ये 0। जब तुम इसको ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा, H2 से H2 गया और ये बन गया, हाँ या ना। और ये कितना आ रहा है -0.591 वोल्ट, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है नर्न्स इक्वेशन का इक्विलिब्रियम के केस में, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का नेट चेंज हो रहा है, लोग। अब यहाँ पे Kc नहीं आएगा, क्या आएगा मेरा बेटा, Kw आएगा। क्योंकि Kw क्या है, जैसे Kc अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, है ना मेरा बेटा, याद करो कंसंट्रेशन के केस में, ये भी तो वही है। W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक बात देखो, Kw क्या है हमारा, H प्लस और OH नेगेटिव, जबकि यहाँ पे क्या है H प्लस का स्क्वायर और OH नेगेटिव का स्क्वायर आएगा, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये Kw का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, तुम सबको पता है E नोट सेल आ गया है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 0.0591 एंड ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 2 log Kw। क्लियर है, देखो यहां तक ध्यान से देखो, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, आंसर बताइए मेरे को मेरा बेटा, कितना आ रहा है, 10 की पावर -10 आ रहा है क्या, देखना एक बार, log Kw -10 आ रहा है क्या मेरा बेटा, 3 जीरो नीचे आएंगी और 4 जीरो ऊपर जाएंगी, चेक करो। Yes, क्या ma'am. log Kw -10 आ रहा है, ओके। तो Kw क्या हो जाएगा बेटा, 10 टू पावर -10, तो आंसर इसका ए रहा हो। क्लियर है, तो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, लेकिन उसमें क्या कर दिया इन्होंने, इक्विलिब्रियम का तड़का लगा दिया। क्लियर है सबको, यस मैम। Yes, ma'am. और जो बाकी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है, आप भी देख लेना, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। यहाँ पे आपको चाहिए होगा कि आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। पीयूष ठीक है क्या, पलक, मुस्कान, यस मैम। तो Yes, बोलो ma'am. ना भाई। देव बेटा रेगुलर है अगर क्लास में आना है तो। ओके, खुशी, ओके ठीक है। अंशिका आपने भी क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं काफी दिनों से, अंशिका अंश, ओके। ये वाला क्वेश्चन तो आई गेस हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में ही करवाया था। जो अभी नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, अगर उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम होगा, बट जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स देख लिए या मेरे से लिए हैं क्लासेस, तो याद करो ये अपना सेकंड जो क्लास था उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन कराया था और इसका आंसर अपना ये आ रहा था। ठीक है, अगर स्टिल किसी को प्रॉब्लम है तो क्लास लेक्चर नोट्स देखना आप सेकंड क्लास के, वहां पे पूरा क्वेश्चन मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। ठीक है मेरा बेटा, चलो ओके। अब जल्दी से बताओ, अब आते हैं हम आगे वाले टॉपिक पे जो आज हमें केमिकल काइनेटिक्स का कवर करना है। तो एक बार फटाफट से मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या करवा रही थी। प्लीज मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में मेरा बेटा मैं आप लोगों को क्या करवा रही थी। मैम आपने अरहेनियस इक्वेशन करवाया था। वेरी गुड, अरहेनियस इक्वेशन कराया था। क्या थी अरहेनियस इक्वेशन? मैम K इक्वल टू ए माइनस पावर EART। वेरी गुड, K इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, E क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी था, T टेम्परेचर था, R गैस कांस्टेंट था, A आरएनएस फैक्टर था और K हमारा रेट कांस्टेंट था। इसकी ln फॉर्म क्या थी, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT। बेटा आज बहुत सारा होमवर्क दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। अगर इसका log की फॉर्म देखूंगी तो क्या था हमारे पास, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT। यही था क्या, याद आ रहा है, पढ़ के आए हो, घर से रिवाइज करके आए हो सारे बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, उसके बाद फोर्थ क्या है, अगर मान लो आपको दो रेट कांस्टेंट दिए हो तो कैसे निकालते थे, क्योंकि आपको पता है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था हमारे पास, log K2 बाय K1 माइनस EA बाय 2.303 R 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1।
अगर आप बाहर प्लस का साइन लगा रहे हो तो अंदर फिर 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। और क्या किया था मेरा बेटा, हमने ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया था, याद करो। और उसका स्लोप क्या आ रहा था, कौन बताएगा, बताओ मेरा बेटा, स्लोप क्या आ रहा था? अरे बोलो, तुम ये पढ़ के आए हो, अभी कहते मैम पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए। माइनस ए, मैं माइनस ये अपॉन आर। वेरी गुड। और इसका बताओ, लोग के वर्सेस सी का, वेरी गुड, माइनस ये बाय 2.303 आर। तो यही सब हमने कवर किया था, जल्दी से बताओ। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हमने देख लिया था क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई थी। अब आगे हेडिंग डालो, हेडिंग डालो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। देखो, लिखो, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, फिर मैं बताती हूँ। इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर elementary biomolecular reaction, biomolecular gas phase reaction। अगर तुम्हें थोड़ा सा ऑर्गेनिक में याद हो या वैसे भी नॉर्मल अगर याद हो, तो तुम लोग क्या पढ़ते हो, आपके पास रिएक्टेंट है, कोई रिएक्शन करवाते हो, प्रोडक्ट बनता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा जीओसी पढ़ा तो वहां पे आप अलग अलग तरीके के इंटरमीडिएट्स पढ़ते थे, लाइक कार्बोकेटाइन पढ़ते थे, कार्बोनाइन पढ़ते थे, क्योंकि आपको ये बोला जाता था कि रिएक्टेंट जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा, बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट्स कौन से में बनते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या होता है, एक ही स्टेप में आपका जो रिएक्शन है वो हो जाता है। मतलब जो बॉन्ड ब्रेकिंग है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक ही साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में बेटा आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैं लास्ट क्लास में ये मैंने आप लोगों को इस तरीके से ग्राफ के दर्शन कराए थे। तो ये जो मैं बोल रही थी ना, पहाड़ की जो ऊंची वाली चोटी है, यही क्या होती है, तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट होती है। यही क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। अगर तुम एक चीज देख पा रहे हो, तो जो ट्रांजिशन स्टेट की मेरा बेटा जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से भी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी से भी ज्यादा है। आप देख पा रहे हो सारे बच्चे, Yes, ma'am. क्या सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से भी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी से भी ज्यादा है। तो अगर एक बात बताओ, अगर एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर स्टेबल कोई कम होगा तो फटाफट क्या करना चाहेगा, रिएक्ट करना चाहेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, अगर कोई अनस्टेबल है तो वो फटाफट रिएक्ट करना चाहेगा ना। तो इसीलिए जो ट्रांजिशन स्टेट होती है बेटा वो अनस्टेबल होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है एंड फिर फाइनली आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम क्या दिखाते हैं, बॉन्ड किस तरीके से बन रहे होते हैं, बॉन्ड किस तरीके से टूट रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये एग्जांपल है, लेट से एक काम करते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, देख A2 है गैसेस फेज में, B2 है, और इससे तुम्हें क्या मिलेगा, 2AB मिलेगा। और ध्यान रखना एक ऐसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है जी। अब देखो होता क्या है, मान लो तुम्हारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये B है, ठीक है। अब होगा क्या, A और B के बीच में बॉन्ड बनना है, ये ऐसे हैं A और B, A और B के बीच में क्या बनना है, बॉन्ड बनना है। तो ये इसको अप्रोच करेगा, ये इस तरह से आएगा, कोलाइड करेंगे ना, ऐसे ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट मैंने क्या बोला, कैसे दिखाओगे, इसकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से दिखती है कि ए और बी में बॉन्ड बन रहा होगा, इसमें भी ए और बी में बॉन्ड बन रहा होगा, ए का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और बी का बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा मेरा बेटा, ब्रेक हो रहा होगा। तो ये दिखा रहा है बी यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये दिखा रहा है बॉन्ड फॉर्मिंग, हाँ या ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है।
ठीक है। और अगर कभी किसी ने कुछ पढ़ा, मतलब अगर ऑर्गेनिक में कभी पढ़ा होगा तो 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे हम ऑर्गेनिक में कर लेंगे। अभी के लिए याद रखो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है मेरा बेटा, ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से भी, प्रोडक्ट की एनर्जी से भी, तो ये स्टेबल नहीं है। फटाफट ये क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, और प्रोडक्ट क्या मिल जाता है हमें, एपी और एपी। इस तरीके से आप लिखो ताकि क्लियर हो। ठीक है, समझ आई ट्रांजिशन स्टेट क्या है मेरा बेटा। और इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। नई नई चीजें हैं, देखो नई चीजें हैं नो डाउट, और तो अच्छे से समझना। ठीक है, हाँ एक चीज मैंने एक और चीज भी ऑब्जर्व की, आप लोग जब टेस्ट देते हो ना तो आप लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन भी गलत कर दे रहे हो। ठीक है, और थ्योरी वाले क्वेश्चन गलत होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि शायद आप लोगों ने एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं की है या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है थ्योरी वाले क्वेश्चन की। यही रीजन है थ्योरी वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इस चैप्टर में से आपके ट्रांजिशन काइनेटिक केमिकल काइनेटिक से थ्योरेटिकल वाले सवाल भी बनते हैं, तो आपको एनसीईआरटी तो करनी करनी है। ठीक है, आपको पता है ना आपको क्या चीजें पढ़नी है। ऐसा तो नहीं है ना आप लोग 3-4 बुक लेके आ गए हैं और सोच रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, आपको पूरा एक कंसाइज मैनर में जो है चीजों को करना है। ठीक है, कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। आगे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या तुम बोल सकते हो मेरा बेटा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्या बात। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो क्या, कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इसलिए मैं थ्योरी वाला भी पार्ट करवा रही हूँ आपको, लिखवा रही हूँ। इन एलिमेंट्री रिएक्शन for a reactant to convert into product it proceed through, बताओ जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो किसके थ्रू होके गुजरेगा वो, बताओ। थ्रू, बोलो बोलो, अरे बोलो, तुम लोगों के माइक तो ठीक चल रहे हैं ना। ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट है क्या, ट्रांजिशन स्टेट है क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ bond takes place। ठीक है, और ये अनस्टेबल है, रीजन आपको पता ही है, एनर्जी इज मोर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हो जाएगा क्या, बताओ जल्दी से। यस मैम। चलो उसके बाद Yes, ma'am. हाँ उसके बाद वेरी गुड, हाँ कीप गिविंग मी थम्स अप, कीप गिविंग मी थम्स अप सो दैट मुझे पता चले हाँ लिख लिया है और समझ में आ गया है। अब आगे चलते मेरा बेटा, आगे हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब आप लोगों के अगर नोटबुक में आपको ऐसा बनाना है ऐसे बना लो, बट मैं कहूंगी कि पहले आप एक्सोथर्मिक का बना लो, उसके आप नीचे बना लो एंडोथर्मिक का, क्योंकि मुझे तो दोनों साथ में एक्सप्लेन करने हैं इसलिए मैंने साथ में बनाया है। आप लोग पहले एक्सोथर्मिक का बना लेंगे, उसके बाद एंडोथर्मिक का बना लेंगे। ठीक है, चल बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब ऐसे तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उसमें आपका डेल्टा एच क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बोलो। लेस देन होता है कि नहीं होता, यस मैम मैम। भूल गए क्या आप लोग, जो जून की छुट्टियां मिली थी उसमें पढ़े थे ना 11th का, हैं या नहीं पढ़े, सच्ची बताना मेरे को। ठीक है, डेल्टा एच लेस देन 0 होता है, एंडोथर्मिक में ग्रेटर देन 0 होता है। और क्या ध्यान रखोगे, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से, और इसमें क्या होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। तभी तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट इसका मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तभी तो हीट रिलीज होती है। जबकि एंडोथर्मिक में क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए। ठीक है मेरा बेटा, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी देनी पड़ जाती है एंडोथर्मिक में। ठीक है, चलो आओ ग्राफ बनाते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले मैं बनाऊंगी, आप बाद में बनाएंगे, आप सब बाद में बनाएंगे।
तो ग्राफ किसके बीच में होता है? ये पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक ही चीज लिखेंगे, मतलब एक ही चीज है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है मेरा बेटा? मान लेते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी को मैं यहाँ दिखा रही हूँ और प्रोडक्ट की एनर्जी को मैं यहाँ दिखा रही हूँ। क्लियर है? बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है बेटा? कम होती है। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा पास दिखा देती हूँ ताकि समझ में आए चीजें। यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। ठीक है, इसकी एनर्जी को थोड़ा और ऊपर दिखा दो, यहाँ पे दिखा देती हूँ। यस, दिस इज द बेस्ट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस रिएक्शन, इस ग्राफ से, इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से तुम क्या क्या चीजों का पता लगा सकते हो? क्या तुम्हें ये दिखाई दे रही है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? ये सारा क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मतलब अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उसके पास इतनी मिनिमम एनर्जी, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हो, होनी चाहिए। है मेरा बेटा? बताओ। Yes, ma'am. और रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी तो है ही, तो ये क्या हो जाएगी? इतनी एक्स्ट्रा उसको और चाहिए, और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। और ये क्या होता है आपका? ये जो डिफरेंस है, ये क्या है तुम्हारा? डेल्टा एच एंथैल्पी है। ये क्या है? डेल्टा एच एंथैल्पी है। तो यानी कि एक तो आपको पता होना चाहिए, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा। और क्या होता है मेरा बेटा? डेल्टा एच क्या होता है? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। क्योंकि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या आना चाहिए मेरा बेटा? नेगेटिव आना चाहिए। तो आएगा ना नेगेटिव, बिकॉज रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो किस में आएगा आपका? नेगेटिव में आएगी डेल्टा एच की वैल्यू। हाँ या ना? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, अच्छा। ये तो हो गई बात एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो एलिमेंट्री मतलब एक ही स्टेप पे हो रही है। ठीक है, मान लो आपकी रिएक्शन जो है एलिमेंट्री नहीं है, मतलब रिवर्सिबल है। मान लेते हैं, अभी तक मैंने बोला कि आपकी जो रिएक्शन ली थी मैंने, वो बेसिकली क्या है? एक मतलब ए से बी बना रही है बस। अब मैं कौन सी वाली रिएक्शन कंसीडर कर लेती हूँ? रिवर्सिबल वाली, मतलब जिसमें ए से बी में भी जा रहा है और बी से ए में भी जा रहा है। तो ई से बेटा जब ए से बी में जाएगा उसको कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। लेट से वो कितनी है? ई ए फॉरवर्ड बोलूंगी मैं उसको, यही तो बोलूंगी ना। और जब वो वापस बी से ए आ रहा है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। लेट से मैं उसको क्या बोल रही हूँ? ई ए बी बोल रही हूँ। तो इसमें जो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई ए फॉरवर्ड बाय ई ए बैकवर्ड। तो अगर मुझे ग्राफ में दिखाना हो मेरा बेटा, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मेरा फॉरवर्ड वाली है, ध्यान से देखो, अगर ये मुझे ए से बी में जाना है तो इतनी मुझे एक्टिवेशन एनर्जी जो है इतनी चाहिए। तो इसको मैंने ए फॉरवर्ड बोला। मान लो तुम्हें बी से वापस ए में जाना है तो तुम्हें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना वापस जाने के लिए। देखो, हाँ ये ना? Yes, ma'am. दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर मैं इसमें डेल्टा एच बोलूं तो डेल्टा एच क्या होगा? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं एंथैल्पी चेंज की बात करूं तो वो ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड हो जाएगा। वाई ई ए Yes, ma'am. फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड? क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए। और हमें दिख रहा है कि एक्सोथर्मिक के केस में जो बैकवर्ड वाली रिएक्शन के लिए जब तुम बी से ए में आना चाहते हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड वाली में। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, जो भी क्वेश्चन भी आएंगे, तो वहां पे वो क्या आएगा बेटा? नेगेटिव में आएगा। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। अब हम सेम बनाएंगे किसके लिए मेरा बेटा? एंडोथर्मिक के लिए। पहले मैं बनाऊंगी, तुम मत बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा और यहाँ पे वही रिएक्शन प्रोग्रेस होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरा बेटा एंडोथर्मिक है तो मैं मान लेती हूँ क्या कि मैम यहाँ पे आपका रिएक्टेंट की एनर्जी रही होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी, क्योंकि हमें ज्यादा दिखानी है। ठीक बात है? Yes, ma'am.
क्या होगा, ये देखो इस तरीके से ये बनेगा ग्राफ, ऐसा ऐसा। तनिष्क लेट हो गया बेटा आज, है तनिष्क, आवाज आ रही है मेरी? मैम इस टाइम पे ट्यूशंस होते हैं ना मेरे, इसलिए वाली क्लास में हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, क्लास के बाद करती हूँ बेटा, बाद में, है ना। चलो ओके। हाँ तो क्या कह रही थी मैं, ये आपका बनेगा एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ बनेगा, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे भी पता लगा लोगे, ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा मेरा बेटा, ठीक है। रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है ही। अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ तो ये आपको चाहिए ए से बी जाने के लिए, ये फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, और ये कौन सी वाली हो जाएगी मेरा बेटा, बैकवर्ड वाली, यस और नो। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एच, जिसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। दिस इज डेल्टा एच, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, आपको पता है डेल्टा एच क्या होगा, बताइए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होगा, यस मैम। क्योंकि हमें डेल्टा एच क्या चाहिए Yes, बेटा, ma'am. पॉजिटिव चाहिए, और वो पॉजिटिव कब आएगा, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, तो यानी कि आ जाएगा ना, अगर आप ईपी माइनस ईआर करोगे, बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, वैल्यूज की ज्यादा होगी। और क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एच को मैं ये लिख दूं, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। देखो बेटा तनिष्क अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि फॉरवर्ड वाले की क्या है, अब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, इट मींस जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कि इससे तुम्हें क्या पता चला, बेशक तुम्हारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, जो डेल्टा एच है वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट रहेगा, या अगर रिवर्सिबल के लिए मैं बना रही हूँ तो ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड रहेगा। क्या ये चीज क्लियर है? डेल्टा एच चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा एच जो चेंज इन द सेंस, फॉर्मूला उसका क्या रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। एक्सोथर्मिक के केस में नेगेटिव में आएगी डेल्टा एच, और आपका एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात क्लियर है? तो चलते हैं हम आगे, एक प्यारा सा एक क्वेश्चन भी करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए। वाई? क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल नीट में ना, वो थोड़े से अलग से बन रहे हैं, अलग से इन द सेंस वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे भी जो है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं नीट में। और पिछले 3 साल से केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 3 साल से। एक ये वाला अभी नहीं डाला है उन्होंने कुछ 3 साल से, तो पूरे आने के चांसेस है 2025 में यहाँ से, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। अब वो कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा जब मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, ठीक है। तो नीट के जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो ना, आपको पैटर्न पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और इसलिए जो मेरा कंटेंट डिलीवरी होता है वो भी फिर उसी के अकॉर्डिंग रहता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे टाइम लगाना है और किस पे टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, सारे बच्चे लिखेंगे। चलो पहला पॉइंट है बेटा, लिखो। पहला पॉइंट है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, तुम खुद भी बता दोगे, यस मैम आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा रहेगी एंथैल्पी से, हमेशा। देखो एक बार पहले लिखो और फिर मैं दिखाती हूँ कैसे। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी एंथैल्पी से। मैंने इसका मॉडुलस लिया है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी इसकी लेनी है, वैसे भी डेल्टा एच पॉजिटिव ही आता है एंडोथर्मिक में। अब तुम आओ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे, कैन यू सी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर मान लो मैं एलिमेंट्री रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट आप फॉरवर्ड वाली कंसिडर करो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बाय डिफॉल्ट आप फॉरवर्ड वाली कंसिडर करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होगी एंथैल्पी चेंज से, दिख रहे हो, अगर एंथैल्पी चेंज इतना है तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना है। जब मैं बात करूं एलिमेंट्री रिएक्शन की, व्हेन यू गो फ्रॉम ए टू बी, दिख रहा है आपको। और ये कभी भी क्या होगा, और ये चीज हमेशा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी डेल्टा एच से। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट की एनर्जी बेटा देखो ऊपर जाती जा रही है,
अगर ऊपर जाती जा रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी वाली चीज जो है बढ़ती जा रही है। कैन यू सी दैट इन एंडोथर्मिक वाला ग्राफ? Yes, ma'am. तो बोलो बेटा समझना जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स में डिटेल में नहीं पढ़ा सकते ना हम, फिर डिटेल में तो एक ही बार होएगा सिलेबस, ठीक है। तो क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या ऊपर जाती जा रही है ना, तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली जो है, जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी वो बढ़ती जा रही है। तो मतलब इन केस ऑफ एंडोथर्मिक मेरा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी प्रोडक्ट की एनर्जी से, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज इसको सुन लो ध्यान से और घर जाके रिवाइज कर लेना। सेकंड आता है मैम एक्सोथर्मिक में क्या होगा, सोच के बताओ। एक्सोथर्मिक में क्या होना चाहिए प्रियांशी, क्या होना चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, और इक्वल टू डेल्टा एच भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट, बताओ आ सकते है कि नहीं आ सकता पेपर में? बिल्कुल आ सकता है। यस मैम, पहले क्वेश्चन में। अब ये कैसे है मैम, ये कैसे है? देखो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता दे रही हूँ मैं फटाफट से। देखो एक्सोथर्मिक में आपको पता है प्रोडक्ट की एनर्जी जो होती है कम होती है। मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, ये आपका है डेल्टा एच और ये आपका है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको दिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है डेल्टा एच से, मतलब ये वाला केस सही हो गया। एक केस ले लो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। अरे बाबा ये तो चला गया। देखो अभी ठीक है ना, अभी सब विजिबल हो रहा होगा अच्छे से कि किस तरीके से डेल्टा एच में कम दिखा रही हूँ। एक आप दिखा दो जिसमें इस तरीके से ग्राफ हो, ये डेल्टा एच है और ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या ये बराबर नहीं है? देखना एक बार। अब एक क्या दिखाओ, एक में आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम दिखा दो, कैसे दिखाओगे कम? ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये क्या है डेल्टा एच। अब बताओ हाँ या ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी डेल्टा एच से। तो यानी कि एंडोथर्मिक में जो है एनर्जी जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट की ऊपर नीचे करने पे एक्टिवेशन एनर्जी बराबर भी हो सकती है डेल्टा एच के, इक्वल भी हो सकती है, मतलब बराबर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बट एंडोथर्मिक के केस में हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी मेरा बेटा? ज्यादा होगी। जल्दी से कंफर्म करो। यस मैम ये तो ठीक बात है, यस मैम ये तो ठीक बात है। यस मैम, ये तो ठीक बात। अच्छा ठीक, चलो ठीक बात है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक बात है तो आगे चलते हैं। चलो अब बात आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। अब मुझे ये बताओ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? इंटरमीडिएट्स बनते हैं। यस मैम। की बात, अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जहाँ पे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। मान लेते हैं एक रिएक्शन है तुम्हारी, ए से बी में जा रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, ठीक है, और डी से ई बन रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेगी। कितनी बन रही है? 4 ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। ये देखो बेटा ये पहाड़ की जो ऊंची चोटी है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट ही है मेरा बेटा, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट ही है। ओके एक बात बताओ, इसको मैं अभी मत बनाना आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक में, पहले मैं बना रही हूँ। मान लेते हैं मैं एक्सोथर्मिक का केस लेती हूँ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है मेरा बेटा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। अब आप बना सकते हैं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, एक्सोथर्मिक ग्राफ है, ठीक है। दिख ही रहा होगा प्रोडक्ट की एनर्जी कम है इसलिए एक्सोथर्मिक ग्राफ है। तो ये क्या दिख रहा है मेरा बेटा? ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 3 है और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? 4 है। यानी कि इस वाले केस में 4 ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं। जो ये हम्प है, हम पहाड़ की ऊंची चोटी, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ट्रांजिशन स्टेट। और जो ये वैली है, वैली मतलब ये खड्डे, ये क्या है? ये इंटरमीडिएट्स हैं। ये क्या है मेरा बेटा?
इंटरमीडिएट्स हैं। जब आप लोग मेरे से ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये चीजें बार बार आएंगी, बट यस केमिकल काइनेटिक्स में भी आती हैं। अगर जीओसी भी कभी किसी ने डिटेल में पढ़ा होगा तो ये चीजें तुमने पढ़ी होंगी, जहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हाइड्रोकार्बन्स में जो है बताते हैं ये वाला डायग्राम। बट अगर नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, वो तो पढ़ ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कितने बन रहे हैं बेटा, 1 2 3। तो तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगा। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट प्लस 1। इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना ये, इतनी इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले सालों में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ट्रांजिशन जितनी इंटरमीडिएट होती है उससे एक ज्यादा क्या होती है मेरा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट होती है। जितने इंटरमीडिएट्स होते हैं उससे एक क्या होती है, ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्लियर है क्या? अब तुम मुझे ये बताओ मेरा बेटा, मान लो ये 4 स्टेप है ना, 1 2 3 4। अब आप मुझे ये बताओ कौन सा स्टेप जो होगा वो स्लो होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। आप मुझे बताओ ए से बी वाला स्लो स्टेप होगा, बी से सी वाला, सी से डी वाला या डी से ई वाला? कौन सा स्टेप स्लो होगा? कहाँ पे रिएक्टेंट को बैरियर क्रॉस करने में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी? बोलो बोलो, तुम्हें सबको पता है, बोलो बोलो ना। ए टू बी। वेरी गुड, ए टू बी। प्रिंस कहाँ था, मैंने अब देखा तुम्हें। मैम स्कूल था ना। अच्छा, स्कूल कितने बजे तक होता है? मैम 6:30। अरे रे, अच्छा ठीक है ठीक है, समझिए समझिए। अच्छा 7 बजे से तो फिर क्लास ही होती है, ठीक है। ओके, सो ए टू बी वाई याद करो बेटा, मैंने तुम्हें अगर एक चीज बताई थी कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, भूल गए तुम लोग? जितनी पहाड़ की ऊंची चोटी होगी उतना रेट क्या होगा, स्लो होगा, उतना ही रिएक्शन स्लो होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना रेट फास्ट होगा। क्या ये मैंने नहीं बताया था प्रीवियस क्लास में? तो जो ए से बी जाने का जो सफर है, जो मॉलिक्यूल तय करेगा, वहां पे उसको दिक्कत आएगी, बिकॉज उसमें उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए बैरियर क्रॉस करने के लिए। दैट इज व्हाई दिस पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है क्या? देखो, यस मैम। बढ़िया, शाबाश। एक जेई मेंस का क्वेश्चन करें, तुम लोग करोगे। चलो इस क्वेश्चन को, चलो नजर डालो इस क्वेश्चन पे और देखो पूछ क्या रखा है। शाबाश, ट्राई कीजिए सारे बच्चे। लग रहा है क्या कुछ? बताओ। हाँ प्रिंस, देख बेटा, मुस्कान, पीयूष, मैं, कंचिका, सिमरन, पलक, क्या पूछा है इसमें? शिखा, मिसबा, मैम एंथैल्पी चेंज पूछा है। हाँ तो कैसे निकालूं? फॉर्मूला क्या था एंथैल्पी चेंज का, कोई मुझे बताएगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। लगा दूं चाटा? ये था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये वो अपना उसके लिए था बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए था। ये अपन को रिवर्सिबल नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ईपी माइनस ईआर याद रख लो। अब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, यही तो है ना, m प्लस n प्रोडक्ट है ना, तो दिस इज प्रोडक्ट की एनर्जी। कितनी दी हुई है? z दी हुई है, माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ये है, कितनी दी हुई है, y प्लस जेड। हाँ या ना? तो ये कितना आ जाएगा, z माइनस वाई प्लस जेड।
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -y, और y की वैल्यू क्या है बेटा 45। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। ये तुम वैसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि मैम आपने तो बताया था ये डेल्टा एच होता है, डायरेक्ट 45 लिखो, बट -45 आएगा, वाई, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोलो, हुआ क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो, अभी तक नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर जितना मैंने पढ़ाया उसको समझाने के लिए क्वेश्चन बेस्ट है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट कैटलिस्ट कैटलिस्ट, कभी सुना है कैटलिस्ट के बारे में? क्या करता है, क्या करता है कैटलिस्ट? रिएक्शन को Reaction फास्ट स्लो Reaction को fast करता है. फास्ट करता है। जो रिएक्शन को फास्ट करता है कैटलिस्ट होता है, जो रिएक्शन को स्लो करता है उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं बेटा तुम्हारी कोई रिएक्शन है, A + B से प्रोडक्ट पाना है, लेट्स से कि जो उसका रेट कांस्टेंट है वो 10⁻² है, लेट्स से। लेकिन अगर आप मान लो सेम रिएक्शन में थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल देते, थोड़ा सा, छोटा सा, मतलब छोटा इन द सेंस कम अमाउंट में, क्योंकि काफी महंगा आता है, ठीक है, तो उसका रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 10⁴ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। यानी कि जब तुमने कैटलिस्ट डाला रिएक्शन में, तो रिएक्शन क्या हो गई है, फास्ट हो चुकी है, रेट कांस्टेंट बढ़ गया, यानी कि उसका रेट बढ़ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि कैटलिस्ट क्या करता है, अगर कोई रिएक्शन मान लो स्लो है, अगर आप उसमें कुछ छोटा मतलब कम अमाउंट में कैटलिस्ट डाल देते हो, तो वो रिएक्शन में क्या करता है, लार्ज चेंज लाता है। यस, कैटलिस्ट लोवर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। और ऐसा नहीं कि आपसे अगर मान लो 100 रिएक्शन पढ़ रहे हो तो उसके लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कोई अंट शंट कैटलिस्ट डाल दोगे किसी भी रिएक्शन में, नहीं, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, टोटल 5 पॉइंट्स है। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में आज जो है डाल लेने हैं, क्योंकि कैटलिस्ट से कैसा क्वेश्चन आता है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। आपसे ये पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कैटलिस्ट के रिगार्डिंग सही है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात आती है पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है, ये मैं ऑलरेडी बता भी दिया मैंने, कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब स्मॉल अमाउंट में ही अगर तुम कैटलिस्ट डालोगे, बहुत होता है रिएक्शन के रेट में चेंज करने में। ठीक है, बहुत होता है, छोटा सा अमाउंट छोटा सा क्वांटिटी में डालोगे अपना काम कर देगा वो। उसके बाद बेटा सेकेंड पॉइंट वो क्या बोलता है, इट कैटेलाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड डज नॉट कैटेलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कि ये सिर्फ जो कैटलिस्ट है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है, मतलब उसी के रेट को बढ़ाता है। व्हाई? एक बार बताओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो खुद ब खुद होना चाहती है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है, जो खुद ब खुद होना चाहती ही नहीं। जो खुद ही होना नहीं चाहती है तो मैं क्यों खर्चा करके उसमें कैटलिस्ट डालूं? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसीलिए ये कैटलिस्ट जो है क्या करता है बेटा, कैटलाइज करता है सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। थर्ड पॉइंट, कैटलिस्ट क्या नहीं करता, कैटलिस्ट डेल्टा जी की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, डज नॉट अल्टर द फ्री एनर्जी चेंज। बेटा डायरेक्ट नीट के सवाल बने हुए इस पॉइंट से। फ्री एनर्जी डेल्टा जी को चेंज नहीं करता। मान लो पहले डेल्टा जी की वैल्यू लेट से कि वो -x किलो जूल है, तो कैटलिस्ट डालने पे भी सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, एंथैल्पी भी चेंज नहीं होगी, अभी दिखाऊंगी भी सही कैसे नहीं होगी। डेल्टा एच की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी कैटलिस्ट डालने में। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, कोई रिएक्शन अगर आपकी स्लो है तो आप उसमें कैटलिस्ट डालते हो, वो अपना काम कर देता है, वो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, और अपना काम करके क्या कर देता है, वो बाहर निकल जाता है। तो मतलब रिएक्शन में पार्ट लेता है, अपना काम करके बाहर निकल जाता है, उसका और कोई काम नहीं। कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ऐसा नहीं है, किसी के साथ रिएक्ट कर रहा हो, नहीं, अपना काम करता है, रेट को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और चलता बनता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहा है इट एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज स्पीड ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लो अगर आपकी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जिस स्पीड से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, उसी सेम स्पीड से क्या करेगा मेरा बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन को भी करेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड में की अलग स्पीड बढ़ा रहा है, बैकवर्ड की अलग नहीं, सेम एक्सटेंट से एक्सेलरेट करेगा। इसीलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि आप केसी पढ़ते हो उसकी वैल्यू भी वो चेंज नहीं करता है, सिर्फ वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम अटेन करने में आपको हेल्प करेगा। अगर मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोशिश रहेगी कैटलिस्ट की कि जो ये इक्विलिब्रियम है, मान लो कोई रिएक्शन उसका इक्विलिब्रियम बहुत बार आ रहा है, मतलब बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट उसको जल्दी अटेन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है ये सब? और आपको पता है ये रेट का इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर। मतलब जितना स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब रिएक्शन हो रही है, उतनी सेम स्पीड से उसमें होती है बैकवर्ड में, वही तो होती है ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो ये क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा, एक्सेलरेट कर देगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करेगा। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं क्या? यस मैम। यस मैम। जैसे कि मेरा बेटा ध्यान से देखना, एक ग्राफ बना रही हूँ, यहाँ पे वही है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे है रिएक्शन प्रोग्रेस। देखो हम एक्सोथर्मिक का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये कैसा है, जो ग्राफ आया विदाउट कैटलिस्ट, अभी मैंने इसमें कैटलिस्ट नहीं डाला है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रही हूँ, कैटलिस्ट डालू। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को बढ़ाता है और एक नया पाथ प्रोवाइड करता है। तो देखो इधर देखना ध्यान से, देखो 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 देखो, पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी मेरा बेटा, इतनी थी, मान लेते हैं ये हो गया EU, मतलब जब कैटलिस्ट नहीं डाला, अनकैटलाइज्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप देख रहे हो कैटलिस्ट डालने पे मेरी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई है, कैन यू सी दैट? ये देखो ये है EC, और ये वाला कौन सा पाथ है, वो वाला जहां पे आपने कैटलिस्ट डाला इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको क्या दिख रहा है, कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, यही तो करा है ना उसने। सारे बच्चे बताओ मेरे को, कीप गिविंग मी थम्स अप। कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अच्छा, क्या उसने डेल्टा एच को चेंज किया मेरे बच्चों? पहले डेल्टा एच कितना था, ये था। क्या उसने डेल्टा एच को चेंज किया? नहीं मैम, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में तो चेंज ही नहीं हुआ। सिर्फ उसने क्या किया, एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कर दिया। उसको बोला भाई तू यहाँ से क्यों जा रहा है, रुक मैं आता हूँ। उसने क्या किया, एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कर दिया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई मेरा बेटा, कम हो गई। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो। अरे बाबा ये क्या हो गया है, ठीक है। अच्छा तो होगा क्या मेरा बेटा, इधर आओ, के क्या होता है, ए ई रेज टू द पावर माइनस ई बाय आर टी। अगर मान लो मेरे पास के यू है, के यू क्या है, जब कैटलिस्ट नहीं डाला है तो क्या हो जाएगा, ए ई रेज टू द पावर माइनस ई यू बाय आर टी। टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, देखना इधर। एक मैं ले लेती हूँ केसी, केसी क्या है, जब आपने कैटलिस्ट डाला है तो उसके केस में अलग आएगा ना रेट कांस्टेंट। याद करो मैंने तुम्हें बताया था रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। और अभी भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि जब कैटलिस्ट डाल रहे हो तो देखो रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, और जब कैटलिस्ट नहीं डाल रहे हो तो लेट से इतना रेट है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो केसी कौन से वाला हो जाएगा, जहां पे आपने कैटलिस्ट डाला, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए ई रेज टू द पावर माइनस ईसी बाय आर टी। दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या हो जाएगा, के यू बाय के सी ई रेज टू द पावर माइनस ई यू प्लस ई सी बाय आर टी हो जाएगा। दोनों तरफ एल एन ले लो। एल एन ई क्या होता है, एल एन ई बताओ, एल एन ई क्या होता है, बताया था मैंने, एल एन ई क्या होता है। हाय राम बहुत बार बता दिए तो बेटा, इतने न्यूमेरिकल कर दिए। एल एन ई क्या होता है, शिखा, प्रियांशी, प्रिंस, पीयूष, अरे बता दो। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, वन होता है। बोले क्यों नहीं शिखा, एल एन ई 1 होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, EC माइनस EU बाय RT। अभी मैं बहुत डांट लगाती है अगर कोई नहीं बताता तो। आप लोग अगर ये भी नहीं बता रहे हो मतलब आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो क्लास में। आप लोग की टर्म्स में भी लिख सकते हो इसको। लोग की टर्म्स में क्या हो जाएगा, रिलेशन देखो यहीं पे लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख देते हो, चलो लोग KU बाय KC EC माइनस EU बाय 2.303 RT। ठीक बात है। अरे क्या हो गया, देखना एक बार, ठीक बात है क्या? यस मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आप लोगों को 821 पे छोड़ दूंगी, ठीक है? 10 मिनट और लूंगी बेटा बस क्लास, ठीक है? बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड 2 असाइनमेंट भी मिलेंगे आपको। और सुनो इधर, असाइनमेंट में ना कुछ क्वेश्चंस होंगे कोलिजन थ्योरी के, तो वो मत अटेम्प्ट करना, वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। उसके अलावा जो भी एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड होंगे वो कर लेना। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन है मेरा बेटा, एंड आप लोगों को मुझे समझाना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोगों को समझाना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों आपको टेस्ट का सिलेबस पता चल गया ना, ग्रुप में आया है? मैम एक बार फिर बता दो। क्या टेस्ट का सिलेबस? यस मैम, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। मैम हमारे पास भी नहीं आया। अच्छा, दिल्ली वालों का तो मेरे को अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, देखो होगा या नहीं होगा। बाकी मिसबा, शिखा और तनिष्क जो है उनका आपका मैम दिल्ली वालों का क्यों नहीं हो रहा है? बेटा मेरे को भी नहीं मालूम है ये चीज तो कि किस वजह से नहीं हो रहा है। आई डोंट नो, मैं भी थोड़ा सा। हिमांशु सर बोल रहे थे कि ना दिल्ली वालों के लिए नहीं हो रहे टेस्ट। हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना, दिल्ली वालों के लिए नहीं हो रहे हैं, तो वो होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं होंगे, ठीक है? तो आ गया सिलेबस। आप लोग ये क्वेश्चन करो, मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। जल्दी करो, ये क्वेश्चन करो जल्दी। हाँ दिल्ली वालों का हो तो रहा है। क्यों भाई, क्या करते हो तुम, ग्रुप में चेक ही नहीं करते हो? फिजिक्स में है एंटायर ग्रेड 11 सिलेबस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में भी ग्रेड 11 सिलेबस, पूरा कंप्लीट नहीं डाला हुआ इन्होंने, सिलेबस गलत लिखा हुआ है। सॉल्यूशन कोलिगेटिव मतलब सॉल्यूशन वाला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बायो में पूरा 11th, साथ ही साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है क्या सबको? मैम हम शॉर्ट टर्म बैच में ना, तो हमारे ग्रुप में आता नहीं है टेस्ट का लिंक। ठीक है, हो जाओगे। मैम ये टेस्ट कब है? संडे में है मेरा बेटा, ठीक है? क्लियर हो गया ना मैम सबको? इसी वीक है? मैम इसी वीक है। हाँ संडे 7 जुलाई मेरा बेटा। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मैम ग्रेड 11 का आ रहा है, आपको जितना आता है उतना ही रिवाइज करना है आपको, और उसके हिसाब से टेस्ट देके आना है, ठीक है? ज्यादा लोड नहीं लेना है, कहीं पता चले टेंशन लेके बैठ जाओ टेस्ट देना दो, ठीक है मेरा बेटा? जितना भी आता है उतना अटेम्प्ट करना है। आपको मैं वेटेज बता दूंगी 1-2 दिन में कि 11th का कितना वेटेज है एंड 12th का कितना वेटेज है। आई गेस कुछ बच्चों ने तो 11th प्रिपेयर करना स्टार्ट भी कर दिया, उसको 4 महीने में निपटा दो 11th को, सबके पास रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं। चलो बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा, नजर मारो। प्रिंस एक्सप्लेन करेगा बेटा? प्रिंस क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है? भाई तुम तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हो। 700 केल्विन टेम्परेचर है, लेकिन बेटा जब तुमने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट डाला तो ये रिएक्शन देखो कितने टेम्परेचर में हो गई, कम टेम्परेचर में ही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
पहले जो रिएक्शन 700 केल्विन टेम्परेचर पे हो रही थी, अब तुमने कैटलिस्ट डालने पे क्या किया, कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो गई। ठीक है, मान लेते हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA1 है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, ये देखा गया कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई बाय 30 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो यानी कि वो क्या बोल रहा है, हाँ हाँ बताओ 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 शिखा। मैम मैंने तो एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाया है, AE रेज टू पावर माइनस EA1 बाय RT1 इक्वल्स टू AE रेज टू पावर माइनस EA2 बाय RT2। दोनों को इक्वेट कर दिया है, और फिर टेम्परेचर्स की दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, तो वो पुट करिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड, कितना आ रहा है, मैम 75 आ रहा है। देखो एक बार, यानी कि इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो गया है बेटा, डिक्रीज हो गई है, हाँ या ना। तो यानी कि अगर मान लो जो EA2 है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो क्या हो गया है बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, मैं ये बोल दूं EA1 माइनस 30। यस मैम। ठीक है, पहले EA1 थी, अब क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया बाय 30 से, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी बात करूं कैटलिस्ट वाले की। ठीक है मेरा बेटा, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करोगे। अब क्या बोला हुआ है, इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, रेट क्या हो गया है, अनचेंज्ड, तो क्या करना है, रेट कांस्टेंट सेम है तो लिख दो फिर, A e raised to the power minus EA1 by RT1 is equal to A e raised to the power minus EA2 by RT2। ठीक है, अब इसको बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस EA by RT1 is equal to माइनस EA2 by RT2। R तो R से कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं हटा देती हूँ। अब क्या करना है तुम्हें, EA1 क्या है, EA1 ही है, EA2 क्या है, लिख दो EA1 माइनस 30। यहाँ से तुम्हारे पास क्या है, T1 है 700 केल्विन, T2 है कितना 500 केल्विन, इसको सोल्व करके EA1 निकाल लोगे, 105 आएगा। क्या तुम्हें EA1 निकालना था, आंसर इज नो। आपको क्या निकालना था, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी आई है वो निकालना, यानी कि क्या था EA2, EA1 माइनस 30, तो 105 माइनस 30 क्या आ जाएगा, 75। शिखा बिल्कुल ठीक किया था, क्या ऐसे मतलब यही अप्रोच था। यस मैम। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। गिव मी थम्स अप, समझ में। अब बेटा अब ऐसा नहीं है मैंने कर दिया और खत्म, आपको खुद करना है, ये मुझे पता आप लोगों ने किया ही नहीं। अगर यहाँ पे 22 बच्चे बैठे हैं तो शायद 3 या 4 ने किया होगा, बाकियों ने किया ही नहीं है। तो प्लीज घर जाके उसको अपने हाथ से कर लेना, वरना कल तक भूल जाओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अपने पास टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी कल करा दूंगी, ताकि आप एटलीस्ट असाइनमेंट कुछ क्वेश्चन तो कर पाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल, मतलब कोई रिएक्शन है उसका जो रेट है वो डबल हो गया, कब, जब टेम्परेचर चेंज हो गया। आपको पता है ना, याद करो मैंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताया था, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज करते हो तो रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आपको क्या बताना है, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। तो जब 2 टेम्परेचर की बात कर रखी हो तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगता है, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे, जल्दी से बताओ। जब 2 टेम्परेचर की बात कर रखी हो तो उसमें फॉर्मूला क्या लगता है, पीयूष के अलावा। बेटा ऐसे तो मत करो प्लीज, बताया था मैंने तुम लोगों को। हाँ मुस्कान बताओ। अंशिका बेटा प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ मुस्कान बताओ। मैम log K2 by K1 is equals to minus EA upon में 2.303 R 1 upon T2 minus 1 upon T1। वेरी गुड, शाबाश। रेट कितना बोल रहा है, डबल, यानी कि रेट कॉन्स्टेंट डबल हो रहा है, यानी कि K2 क्या है, ट्वाइस ऑफ K1 हो गया।
ध्यान रखना, अगर वो बोल रहा है डबल तो मतलब K2 by K1 2 है, अगर वो बोला ट्रिपल तो K2 by K1 3 है, अगर वो बोला क्वाड्रुपल तो हो जाएगा K2 by K1 4। ठीक है, ये माइनस ये हमें निकालना ही है 2.303। आर कितना लेना है बेटा, किलो जूल में है, तो 8.314 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा किलो जूल में। ओके, T1 कितना है, T1 है तुम्हारे पास 300, T2 क्या है 310। ध्यान रखना केल्विन में चेंज करना है वरना गलत हो जाएगा मेरा बेटा। क्या ये कर सकते हो? तो log 2 कितना आएगा मैंने आपको बता ही रखा है। और एक बड़े ही काम की चीज बताती हूँ, जब तुम 2.303 को मल्टीप्लाई करोगे ना 8.314 से, तो वो अप्रोक्सीमेटली 19 के बराबर आएगा। ये तुम्हारे एग्जाम में हेल्प करेगा, डायरेक्ट 19 लिख के आ जाना इसको, इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा -10/300 इंटू 310। अब तुम्हें इसको क्या करना है मेरा बेटा, सोल्व करना है एक्टिवेशन एनर्जी को। log 2 कितना होता है बोलो, 0.3। 0.3। तो व्हेन यू सोल्व ना इस क्वेश्चन को, तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना आ जाएगा। सॉल्व करके देखना है घर पे, क्लियर है, इजी। हाँ एक चीज है, ये वाले क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन लेंथी होती है, तो एनटीए जो आपका नीट का एग्जाम होता है उसमें ज्यादा नहीं देते हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन अब आने लगे हैं क्योंकि 2 साल से मैं देख रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा इन्होंने, नहीं 2 साल से नहीं इसी साल से थोड़ा सा लेंथी बना दिया है। आई मीन क्वेश्चन जो है काफी लेंथी पूछ रहे हैं, ऑल्दो वो सेक्शन बी का पार्ट होते हैं, और सेक्शन बी में तुम लोगों के पास चॉइस होती है 15 में से 10 क्वेश्चन करने की। तो बच्चे अक्सर आते हुए क्वेश्चन को वहां पे छोड़ आते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे हमें टाइम सेव करना होता है। आप 15 में से 10 क्वेश्चन आराम से ढूंढ लेते हो, तो लेंथी वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। ये वाला क्वेश्चन करना, बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो है कल करवा दूंगी मैं बाकी क्वेश्चन। देखना क्या दिया हुआ है। प्रियांशी आप पढ़ोगे बेटा इस क्वेश्चन को? मैम log के दिया हो हमारा कांस्टेंट माइनस EA अपॉन 2.303 RT। क्या करना है, देखना क्या लिखा हुआ है। मैम ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log k एंड 1/t। मैम वो दिया हो मैं स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप। स्लोप इतना दिया हुआ है। स्लोप क्या होता है, जब लोग के वर्सेस लोग 1/t का ग्राफ तुम प्लॉट करते हो -EA/R। माइनस EA/RT। नो मैम ओनली R -EA/R। ना, -EA/2.303 होता है मेरा बेटा, ln में होता है -EA/R। तो स्लोप क्या हो जाएगा -EA/2.303 और कितना दिया हुआ है बेटा ये स्लोप -6670 केल्विन। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या तुम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते यहाँ से। 2.303 आर की वैल्यू उन्होंने बोल रखी है कितनी लेनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर कितना है मेरा बेटा, ओ सॉरी टेम्परेचर बोल रही हूँ, ये कितनी वैल्यू दी हुई है 6670 केल्विन। तो केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो बस इसको सोल्व कर लेना, ये तो 19 के आसपास आ जाएगा। बताओ हो जाएगा क्या, जूल पर मोल में तुम बता दोगे। अगर किलो जूल पर मोल में पूछा तो 1000 से डिवाइड कर देना। बोलो। यस मैम। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी, प्लीज बेटा पढ़ के आ जाना। देखो नहीं पढ़ोगे ना कुछ फायदा नहीं है क्लासेस में आने का। मैं क्यों ये क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा, आप लोगों के लिए करा रही हूँ क्योंकि फिर पेपर में नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट कि पढ़ के आना। ठीक है, और कल मैं क्या करूंगी, इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगी। आज आपको मेन क्या करने हैं, आपको मैं 2 DPP दूंगी। ठीक है, 2 DPP दूंगी, उसके कल मैं सोल्यूशन भी भेज दूंगी, लेकिन आज नहीं भेजूंगी। और आपको क्या करना है मेरा बेटा, कोलिजन थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे वो छोड़ देना, उसके अलावा आप जितने भी आ रहे हैं इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, कल मैं क्या करूंगी, उस DPP में से जो मेरे को कॉमन डाउट्स लगेंगे वो मैं लूंगी, साथ ही साथ ये कुछ क्वेश्चंस है वो कराऊंगी, और कोलिजन थ्योरी करवा के और क्वेश्चंस करवाऊंगी, एंड इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर दूंगी मेरी साइड से।
ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, वैसे भी आप लोगों की क्लास है तो एटलीस्ट 15 मिनट का तो ब्रेक मिलना चाहिए।